हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं बच्चा लोग मेरे, और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई? जल्दी से पहले कमेंट करके तो ये इसी प्रश्न का मेरे आंसर दे दीजिए आप सभी। और आज तो मैं आप सभी का टेस्ट लेने वाली हूँ, और वो भी ईवीएस का टेस्ट पेपर लेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा ना कितनी तैयारी चल रही है। और ये जो हम टेस्ट पेपर ले रहे हैं ना आप सभी का, ये प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न है आप सभी के। तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लासेस बच्चा आपकी डेली होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही ये क्लासेस आपकी रहेगी। और मॉर्निंग में आप सभी की करंट अफेयर की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि डेली करंट अफेयर मिलेगा। और आप सभी को जो इसका पीडीएफ होगा ना, आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी उसका वहां पे पीडीएफ आपको आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भाई ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में आ सके, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा ना। देखते हैं आज कितनी तैयारी है और कितना नंबर आप सभी का आता है। प्रश्न नंबर पहला जो है वो आप सभी के सामने है। आप सभी से पूछा गया है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स का संक्षिप्त रूप है, लोकल पैसेंजर गाड़ी का है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का है, या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस का है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चे आंसर करें। तो बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट सा क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यस, एलपीजी का संक्षिप्त नाम क्या है? बिल्कुल सही, सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका संक्षिप्त नाम है। और एलपीजी जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए कि एलपीजी किसका जो है ज्वलनशील मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का ये ज्वलनशील मिश्रण होता है, जिसका हम ईंधन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो हमारा एलपीजी होता है उसका मुख्य संगठन कौन है? ठीक है, इसका कभी भी आपसे पूछा जाए मुख्य संगठन कौन है इसका, तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन इसका क्या है, मुख्य संगठन है। लेकिन इसमें ईंधन के रूप में और किसको मिलाया जाता है? प्रोपेन को मिलाया जाता है। ठीक, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो हमारा एलपीजी गैस है वो मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। और एक और इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कभी भी आप देखते हैं जो हमारा एलपीजी गैस होता है, यदि उसका रिसाव होता है, ठीक है ना, तो हमें क्या होता है, तो हमें एक दुर्गंध आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, एलपीजी का रिसाव हो रहा है। तो वो दुर्गंध लाने के लिए जो है उसमें कौन सा मिश्रण मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, उसमें जो दुर्गंध आता है उसके लिए। ठीक है ना? और एक और बात याद रखिएगा कि हमारे एलपीजी से प्रदूषण नहीं होता है। इससे क्या होता है, इससे प्रदूषण जो होता है वो नहीं होता है। तो इतना बात आप सभी याद रखिएगा, यानी कि अब एलपीजी से प्रश्न पूछा जाए तो बेटा प्रश्न जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। डन ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो हमारा ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेता है? ऑप्शन दिया है, गामा किरणों को अवशोषित कर लेता है, एक्स किरणों को अवशोषित कर लेता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, या फिर बीटा किरणों को अवशोषित कर लेता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका? यस, बहुत बढ़िया। हाँ, ओजोन परत जो होता है वो किन किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो आपकी जो है परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए, अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि जो हमारा ओजोन परत होता है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल। किस मंडल में पाया जाता है ओजोन परत? तो समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इस मंडल की कुछ बहुत खास बात है। कभी भी आपसे पूछा जाए कौन सा मंडल है जिसका तापमान स्थिर रहता है, ठीक है, तापमान स्थिर किस मंडल का रहता है, तो इसी मंडल का तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है। यानी कि इस मंडल में क्या होता है,
जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन नहीं होता है किस मंडल का, तो तुरंत बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, और वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल माना जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा माना जाता है, तो यही बताएंगे, यही आपका समताप मंडल जो होता है वो वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल भी माना जाता है। क्लियर हो रहा है ना सभी का? बच्चा कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी आप सभी को वीडियो। और सारे बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं, वो सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से पूछा गया है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। ये तो सभी बच्चे कर ले जाएंगे, ये तो बहुत ही जो है सरल सा प्रश्न है। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है क्योंकि वो क्या करता है, यस वो बच्चे देता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो बच्चे देता है, यानी कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो। ये बच्चे देते हैं, बच्चे इनके दूध जो है पीते हैं इनका, इसीलिए चमगादड़ क्या है, ये एक स्तनधारी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक बायोटिक घटक है, समुद्र तल के नीचे जो आपका पृथ्वी पर वस्तुएं हैं वो है, चीजें जो हमें घेरती है, या फिर कोई नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे यस। अगर हम पर्यावरण की परिभाषा देते हैं तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा यही है ना कि एबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वही तो पर्यावरण की परिभाषा है। ठीक है ना, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन आता है, इसमें सजीव प्राणी का संसार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सजीव प्राणी जो होते हैं उनका संसार, यानी कि जो भी आपके पादप हैं, जो भी आपके जंतु हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, जो निर्जीव पदार्थों का संसार है। ठीक है, निर्जीव पदार्थों का जो संसार है वो किसके अंतर्गत आता है, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत। जैसे आपका स्थल हो गया, ठीक है, आपका जल हो गया, आपका वायु हो गया, आपका प्रकाश हो गया, मृदा हो गया, ताप हो गया, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। डन ना, किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी होगा बेटा तुरंत आप सभी पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, या फिर छत्तीसगढ़ से। ये तो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है और ये बहुत इजी सा भी प्रश्न है, आप सभी को पता होगा इसका। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड से ये जुड़ा हुआ है। और इसके नेता कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है नेता कौन है, तो क्या बताएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के क्या है, नेता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में एक गांव है खेजड़ली। ठीक है, खेजड़ली एक गांव था, वहां पे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, किस वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष, जो वहां का राजकीय वृक्ष है, खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ने, किसने, अमृता देवी विश्नोई ने अपनी क्या दे दी थी, जान भी दे दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है किस वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ने जो है अपनी जान दे दी थी, तो खेजड़ी वृक्ष को। या फिर आपसे पूछा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो अमृता देवी विश्नोई का रहा। देन सबको क्लियर हुआ, सभी को बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी हो बच्चा तुरंत पूछिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से पूछा गया है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एटियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, नियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, एथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या फिर पूछा गया है कि डेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का आंसर आए, कुछ बच्चों का नहीं आंसर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इथोलॉजी। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए आधुनिक इथोलॉजी के संस्थापक कौन है, आधुनिक इथोलॉजी, इथोलॉजी के संस्थापक,
तो बेटा याद रखिएगा कॉल वॉन फ्रिश, कॉल वॉन फ्रिश, ठीक है। कोनरॉड लॉरेंज, कोनरॉड लॉरेंज, ठीक। इसके अलावा निकोलॉस टिनबर्गन, निकोलॉस टिनबर्गन, ठीक है। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1973 में, ठीक है। इन्हें क्या मिला था इस काम के लिए? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, परेशानी? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्री कुलेरिया के द्वारा, जेड्रोफा के द्वारा, देवदार के द्वारा, यूकेलिप्टस के द्वारा। गुड, बहुत बढ़िया। बायोडीजल, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ यहाँ पे देखिए बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका बी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? जेड्रोफा के द्वारा, ठीक है। जेड्रोफा के द्वारा जो है आपका बायोडीजल क्या किया जाता है? तैयार किया। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको रतन जोत भी कहा जाता है ना जेड्रोफा को। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जेड्रोफा को और किस नाम से जाना जाता है, तो कभी भी अगर आपके ऑप्शन में रतन जोत दिया है तो आप सभी हैरान परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि जेड्रोफा को ही क्या कहा जाता है? रतन जोत कहा जाता है। और एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनता है, आप सभी से पूछा जाता है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगा था? कभी भी अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला बायोडीजल संयंत्र, बायोडीजल जो आपका संयंत्र है वो कहां लगा था? तो याद रखिएगा काकीनाडा। कहां पे? काकीनाडा। ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है जहां पर देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगा था। और याद रखिएगा जेड्रोफा के अलावा भी कौन से पौधे हैं जिससे हमें बायोडीजल प्राप्त होता है? तो करकास, करकास अगर कभी भी दिया रहे, या फिर पोनगोमिया, पोनगोमिया से, ठीक है। इनसे भी क्या किया जाता है? बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। डन सभी को? और इनसे जो बायोडीजल प्राप्त होता है ना, ये याद रखिएगा वो 27 से 40% तक, मतलब इनसे जो है जो ये जेड्रोफा, करकास, पोनगोमिया, इन सबसे 27 से लगभग 40% तक जो है बायोडीजल क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। अगला है हमारा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, या फिर 5 जून को। ये भी प्रश्न किसी का नहीं गलत होना चाहिए। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए 16 सितंबर को, 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ना, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में, कब? 1987 में आपका क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? जो आपका समझौता हुआ था ओजोन परत को लेकर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, उस पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर किया गया था, जो 16 सितंबर 1980 जो है 7 में आपका ये हुआ था। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो वर्ष 1994 में, ठीक है। वर्ष 1994 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। डन सभी को? क्लियर हुआ? तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पादन से, सिल्क से, फूल से, या फिर उर्वरक से? गुड, सभी सभी लोग गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर पूछा जा रहा है। यस, सिल्वी कल्चर जो संबंधित है वो वन और वन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसे मतलब वनों को लगाने, उनके विकास, उनकी संरक्षा, उनकी गुणवत्ता, इन सब से संबंधित है, ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब बताएंगे? बताइए जल्दी से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, तो 5 जून को, ठीक है, 5 जून को। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, अभी था भी, वानिकी दिवस
कब मनाया जाता है? अगर ये कभी भी आपसे पूछा जाए तो 21 मार्च को मनाया जाता है। डन ना? क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? कंफ्यूजन होगा बेटा पूछ जरूर लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, ये देखिए, ये जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है ना। अगर कभी भी पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है, इसकी अगर आपसे स्थापना पूछा जाएगा तो 1957 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और ये लगभग 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी है, सांप है, शेर है या फिर बकरी है? द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में पूछा गया है, कौन है यहाँ पे? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्हें आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्हें करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भाई आपका जो है हाथी है, सांप है, शेर है, बकरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप हाथी और जो है उसको देखेंगे, आप बकरी को देखेंगे, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों शाकाहारी हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, और अगर हम सांप और शेर को देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हम सबसे पहले किसको लेंगे? मान लीजिए आप किसको लेते हैं? आप अगर टिड्डा को लेते हैं, ठीक है, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? भाई मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। तो इस हिसाब से जो सांप हमारा है वो तृतीय श्रेणी में आ जाएगा, और द्वितीय श्रेणी आपको पूछा है। अब यहाँ पे अगर हम घास लिखेंगे, घास को कौन खा रहा है? बकरी खा रहा है। और बकरी को कौन खा रहा है? भाई शेर खा रहा है। तो इस हिसाब से जो है आप अगर देखेंगे तो ये घास हमारा ये उत्पादक हो गया, ठीक है, ये तो हमारा उत्पादक हो गया ना। लेकिन टिड्डा तो हमारा प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता। भाई टिड्डा किसको खाएगा? घास को खाएगा। घास तो उत्पादक हो गया। तो यहाँ पे बकरी हमारा प्रथम श्रेणी का हो गया और शेर हमारा क्या हो गया? द्वितीय श्रेणी का हो गया। तो इस अकॉर्डिंग अब यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था इसमें, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो आपको जो है, क्योंकि इन दोनों में तो भाई ये दोनों शाकाहारी, इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब लेकर कंफ्यूजन है आपको, तो भाई इनको कौन खाएगा? बकरी, बकरी घास को खा रही है, घास को, तो बकरी प्रथम हो गया, शेर आपका द्वितीय हो गया। लेकिन सांप को क्या? सांप को भाई मेढक को खाएगा ना, लेकिन मेढक टिड्डा को खाएगा। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया? सांप तृतीय श्रेणी में हो गया। डन ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। झूम खेती होती है, केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती है, तमिलनाडु में होती है? गुड, हाँ बहुत बढ़िया। यस, ये जो आपका झूम खेती होती है, ये एक स्थानांतरित खेती का एक पद्धति होता है, जिसमें क्या कहा जाता है? झूम खेती में जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनको काट कर जलाकर जो है कृषि योग्य उनको भूमि का निर्माण किया जाता है। और ये कहाँ? ये जैसे आपका मेघालय हो गया, आपका नागालैंड हो गया, ठीक है। कभी भी अगर आपके ऑप्शन में मान लीजिए मेघालय नहीं दिया है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, इन सारे जो आपके एरिया है वहां पे ये किया जाता है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला हमारा है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? बहुत बढ़िया, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। वो किसका? यस, जो हमारा शुष्क बर्फ है वो किसका? वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? इसका ठोस रूप है। यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी जो होगा वो इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनईपीए है, यूएनडीपी है, यूएनसीएससीओ है, डब्ल्यूएचओ है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था वन्यजीव के लिए है? यूएनईपीए, मतलब यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है,
ठीक है, जिसका जो मतलब स्थापना किया गया था, वो जो आपकी 1972 का जो पहली बार पर्यावरण संरक्षण पर सम्मेलन हुआ था, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका कभी भी अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ बताएंगे? हाँ, नैरोबी केन्या में इसका क्या है, मुख्यालय है। डन। चलिए अगला हमारा बताइएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। क्लाउड सीडिंग, जिसमें इच्छा अनुसार बारिश करवाई जाती है, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो कृत्रिम वर्षा करवा के क्या किया जाता है, प्रदूषण को कम किया जाता है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यस, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयोग करके उसको हवाई जहाज से बादलों पर छिड़काव किया जाता है। तो फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, वो मतलब प्राकृतिक बर्फ जैसे रूप की संरचना ले लेते हैं और बारिश के रूप में आते हैं ये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जो है प्रश्न किया है, बहुत अच्छा सभी लोगों ने प्रश्न किया है। और ऐसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर, थ्योरी चीजें, सारी चीजें होगी। मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम हंट करके पेज है। और बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कहीं पे डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप सभी जरूर पूछिएगा।